मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अकेले ही ना जाने कितने लाखों जानवरों को बचाया है और उनको अच्छा जीवन दिया है। चाबुक से लगातार लगातार 10 मिनट तक मारता ही रहा। पूरी उसने अपनी जान लगा के उनकी पिटाई करी। और जब वो फिर भी नहीं खड़े हुए तो उसने माचिस की तीली जला के उनके मुंह के आगे लगाना शुरू कर दिया, जिससे वो बिदक के खड़े हो जाएं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जानवरों को बचाने के लिए लगा दी है और ना जाने जानवरों के लिए कितनी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ी हैं। गौरी मोलखी जी मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। गौरी मोलखी जी ने जानवरों के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज उनकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एनिमल्स की क्रूरटी को लेकर बहुत सारे नए कानून बनाए हैं। नेपाल में एक फेस्टिवल बनाया जाता था जहां पर लाखों जानवरों की बलि मतलब जानवरों को मार दिया जाता था। ऐसे ही भारत के काफी हिस्सों में जहां मंदिरों और मस्जिदों में जानवरों को धर्म के नाम पर मार दिया जाता था, अकेले ही गौरी मोलखी जी ने कितनी कानून लड़ाइयाँ लड़कर उनको रोकने का प्रयास किया है। और ऐसे ही 2013 में जब केदारनाथ हादसा हुआ, उस दौरान गौरी मोलखी जी ने 10,000 से ज्यादा जानवरों को वहां जाकर बचाने का काम किया और जानवरों के ऊपर होने वाले साइंस एक्सपेरिमेंट पर भी रोक लगाने का काम किया है। और ऐसे ही जानवरों को गलत तरह से कैद करके उनको गलत तरह से तस्करी करके बेचा जाता था, उस पर भी रोक लगवाने का काम किया है। जैसे कि मैं भी जानवरों के लिए काम करता हूँ मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी लाइफ जानवरों के लिए लगा दी। लोगों के सपने होते हैं वो एक अच्छी टेंशन फ्री लाइफ जिए। आपको हर दिन कोर्ट्स में डेट्स पर जाना पड़ता है, हर दिन किसी न किसी केस पर आप जानवरों के बचाव के लिए लड़ते रहते हो। इतना ज्यादा संघर्ष भरा जीवन आपने क्यों चुना? मैं एक्चुअली बहुत ही खुश लाइफ जी रही हूँ। कम से कम जो दुख और तकलीफ मैं जानवरों में देखती हूँ, अगर मैं उसके बारे में कुछ ना करूँ और कोई और नौकरी करूँ 9 से 5, तो मुझे शायद ज़्यादा दुख और ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा ग्लानि होगी। लेकिन अब जब मैं उन्हीं के लिए काम करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो जीत का एहसास होता है, अगर हम किसी एक जानवर को भी बचा सके, उससे बढ़कर खुशी किसी को जिंदगी में मिल ही नहीं सकती। मैम, आपने काफी ऐसे केसेस में काम किया है जिसमें लोग मारने तक की धमकियां देते हैं। बड़े बड़े सरकारी लोग और पैसे वाले लोग ये सब करते हैं, लेकिन आप निडर होकर जानवरों के लिए लड़ाई लड़ती ही रहती हैं। मैम, अकेले इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ना, इतना जज्बा और इतनी हिम्मत कैसे आती है आप में? आप कहाँ से आप इंस्पायर होते हैं? मुझे बचपन से माँ बाप ने समझाया कि अ, बहादुर बनना है और किसी की गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकना है, सही काम करना है। हमेशा अगर आप सच का साथ दे रहे हो, अगर आप अहिंसा का साथ दे रहे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। भगवान आपके साथ है। मैम, आपको जब पहली बार आचार्य प्रशांत जी के साथ हुए पॉडकास्ट में सुना था, जब मैं आपको सुनकर काफी भावुक हो गया था। आपने जब अच्छे से बताया था कि दूध और डेयरी इंडस्ट्री की वजह से भारत में करोड़ों नहीं अरबों जानवरों को मार दिया जाता है। दूध की वजह से हर साल भारत में 1 अरब से ज्यादा भैंसों को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। मैम, जैसे भारत में ज्यादातर लोगों को वीगन होने के बारे में पता ही नहीं है, वो तो बस मीट ना खाने को वीगन होना समझते हैं। हम बच्चों को, आने वाली जनरेशन को कैसे समझाएं कि दूध की वजह से ना जाने कितने करोड़ों जानवरों को मार दिया जाता है? तो करोड़ों ऐसी गाय भैंस हैं हमारे देश में जो दूध देती हैं। अब वो दूध क्यों देती हैं? दूध कोई भी जानवर क्यों देता है? दूध हमारी माँ ही को जब मिला था, जब हम पैदा हुए थे। तो दूध हमेशा किसी भी माँ को उसके बच्चे के लिए मिलता है। और फिर वो माँ, जैसे हमारी माँ हमारा ख्याल रखती थी, वैसे ये माँ अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहती है, उसको दूध पिलाना चाहती है, उसको चाटना चाहती है, उसको प्यार करना चाहती है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी मिल्क दूध की कंपनियां उनके बच्चों को छीन लेती हैं और उनसे जबरदस्ती जो बच्चों के लिए दूध था वो लेकर और वो पैकेट में बंद करके मार्केट में बेच देती हैं। जब लोग खरीदते हैं वो सोचते नहीं है कि ये किस क्रूरता का अंजाम है। वो सोचते हैं कि बस इसकी तो हम घर जाके खीर बनाएंगे, इसकी तो हम चाय बनाएंगे, या हम उसको पिएंगे और मजे करेंगे। मगर वो ये नहीं देखते कि वो जिसका हक था वो बेचारा भूखा मर गया, उसकी माँ रो रो के मर गई। और वो हमारी छोटी सी खुशी के लिए अभी हमने खाया और 2 घंटे बाद तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या खाया। तो ये एक बहुत ही छोटा सा बलिदान है कि हम पशुओं से संबंधित कोई भी चीज ना खाएं, ना पहने और किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें जिससे जानवरों को तकलीफ हो। क्योंकि वो
वीगन होना सिर्फ खाना खाने से मतलब नहीं होता है कि हमने मीट नहीं खाया तो हम वीगन हो गए। वीगन हम तब हैं जब हमारी पूरी लाइफस्टाइल एक ऐसी सोच के साथ जुड़ी हुई है कि हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। मैं भी कुछ सालों से वीगन डाइट फॉलो कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने भी कभी नहीं सोचा दूध दही की वजह से लाखों करोड़ों जानवरों को बुरी तरह से मार दिया जाता है। कभी हमने इस बात को समझना ही नहीं चाहा। ऐसा क्यों हुआ मैम? वो इसलिए विशु कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये एक षड्यंत्र बनाते हैं। जब ये ऐड दिखाते हैं टीवी पर तो वो दिखाते हैं बहुत खुश जानवर हैं, बहुत खुश लोग हैं, दूध की नदियां बह रही हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर खाने का सामान दिखाते हैं, मिठाइयाँ दिखाते हैं। तो वो हमसे जानबूझ के हमें एक चीज़ में उलझा के रखते हैं और हमसे सच्चाई छुपाते हैं। लेकिन अगर सच्चाई को हम देखें तो इतनी खराब हालत होती है। जो मेल बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं भैंस के या गाय के, उनको तो तुरंत या तो भूखा मार दिया जाता है या उनको कटने के लिए बूचड़खाने भेज दिया जाता है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं जिनको रखते हैं, बड़ा करते हैं, दूध देने के लिए लायक बनाते हैं, उनके साथ कभी उनको बेसमेंट्स में बांध दिया जाता है, कभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे बांध दिया जाता है, जहां वो पूरी जिंदगी रहती है, पूरी जिंदगी। कभी इमेजिन करो ये जो जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, इसी कुर्सी पे पूरी जिंदगी बैठना पड़े। 1-1.5 फुट का इलाका बस उतना ही मिलता है। 1.5 फुट की चेन से जो भैंस बनती है तो वो उसी दिन खुलती है जिस दिन वो कटने मैम लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। लोग पुरानी मान्यताओं में फंस जाते हैं। जैसे वो बोलते हैं कृष्ण जी भी तो दूध पीते थे। ये बात सच है कि भारतवर्ष में अहिंसा को एक अच्छी महत्व हमेशा से दिया जाता था। नॉन वायलेंस, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हमारे यहाँ तो जानवरों की पूजा होती थी। लेकिन उस जमाने को, जब पशुओं पे क्रूरता नहीं हुआ करती थी, कृष्ण जी के जमाने को हम आज के जमाने से कंपेयर नहीं कर सकते। आज के ज़माने में जहाँ इतने अरबों लोग रहते हैं, प्लस हमें इतना दूध चाहिए कि हम अपने देश में तो उसको कंज्यूम करें, हम उसको एक्सपोर्ट भी करें अपनी आय बढ़ाने के लिए, वहाँ पे हम इन हज़ारों करोड़ों जानवरों का बहुत ही अनिष्ट करते हैं। इतना हम बुरा करते हैं उनके साथ कि ये पलट के हमारे ही को घातक हो जाता है। क्योंकि हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं दूध बढ़ाने के लिए, हम हार्मोन्स लगाते हैं उनको, हम उनको एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं जो कि दूध में आ जाते हैं और फिर हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो ऐसे कई तरह के रसायन हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब हैं। और यहाँ तक कि कैंसर कॉजिंग मोल्ड्स जैसे एफ्लाटॉक्सिन, ये भी गायों के दूध में अब पाया जाता है क्योंकि उनको इतनी गंदी तरह रखा जाता है। तो ये कृष्ण जी के ज़माने में नहीं होता था। मैम पहले तो वैसे भी भैंस और गाय वैसे भी जंगलों में खुले में घूमा करती थी। वो जानवर अपनी प्राकृतिक मौत मरते थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब जब इतनी डिमांड बढ़ गई है, इतने लोगों को सब कुछ चीज़ चाहिए या दही चाहिए या पनीर चाहिए या दूध चाहिए, तो उसके लिए इतना, तभी देखिए अभी रिसेंटली एक बहुत फेमस मंदिर में लड्डू में जो चर्बी पाई गई थी, वो केस भी यही तो था। क्योंकि इतनी डिमांड है तो घी कैसे बनाए? घी कोई दूध से तो बनता नहीं है। अब घी कैसे बनता है? जब गाय या भैंस को मार दिया जाता है, जब उसका वध कर दिया जाता है और उसकी पूरी खाल खींच ली जाती है, खाल को जब हटाते हैं तो उसके पास एक फैट की लेयर होती है, स्किन के नीचे वाइट कलर की एक फैट की लेयर होती है। उस लेयर को खरोच कर, उबाल कर, जो वो टैलो होता है उसको उबाल कर उसका घी बनाते हैं। तो जो घी है वो 100% नॉनवेज है, दूध से नहीं बना है। और अगर दूध से भी बना है तभी भी उसको निकालने की वजह से और उसके व्यापार की वजह से उस गाय या भैंस की मौत तो निश्चित है। इसलिए हम अगर दूध पीते हैं तो एक तरह से हम खून पीते हैं। जब मैं आपको पहली बार सुना था, जब आपने बताया था भैंसों को आखिरी टाइम पर तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है, मैम इतना दर्द देकर क्यों मारते हैं वो लोग? तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानवर काट सकें और उनका मांस जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें, इसके लिए जो बड़े बूचड़खाने होते हैं वो भैंसों को ऐसे ही मारते हैं। लोग एक लाइन में खड़े रहते हैं, सब लोगों के पास चाकू होता है और भैंस को एक बेल्ट पे, कन्वेयर बेल्ट पे ऊपर से खींचते हुए लाते हैं और हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर ऑर्गन काट के हटा देता है। और वो भैंस जिंदा होती है और उसके पैर कट रहे होते हैं, तो कभी उसकी पूंछ कट रही होती है, तो किसी ने उसके साइड में चीरा लगाया होता है, तो कोई उसकी खाल खींच रहा होता है और वो पूरी जिंदा होती है। मैम इतना दर्द सिर्फ दूध की वजह से ही मिलता है उनको?
सिर्फ दूध की वजह से नहीं, दूध तो उसको अपने बच्चे के लिए मिला था, ये उन लोगों की वजह से मिलता है इतना दर्द इतने सारे जानवरों को, क्योंकि जो लोग सोचते नहीं हैं कि वो क्या खा रहे हैं, और वो अपने खाने के साथ मतलब अगर मैं जब वीगन बनी तो मैंने सब्जी, रोटी, दाल, चावल, समोसा, कचौड़ी, छोले भटूरे कुछ भी खाएं, इडली, सांभर, सब वीगन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ खाएं। अब तो वीगन चीज़ भी मिलती है मार्केट में, काफी चीजें मिलती हैं। हाँ, वीगन दही भी मिलता है, वीगन पनीर भी मिलता है, वीगन घी भी मिलता है, जो पौधों से बना हुआ है और उसका टेस्ट उतना ही अच्छा है। साइंटिफिक भी वीगन बनने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। तो विशु, प्रकृति का नियम है कि जो भी बच्चा पैदा होता है, मैमल्स में जो बच्चा पैदा करने वाले जानवर होते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनको वो उनके दूध में वो खासियतें होती हैं जो उनके बच्चे को पोषण दे सके, बड़ा कर सके, स्वस्थ रख सके। तो अब हमारी माँओं को ऐसा दूध मिला, ऐसा दूध उन्होंने प्राकृतिक रूप से हमें पिलाया, जिसकी वजह से हम हमारे इंसानी शारीरिक अंगों में बढ़त हुई, हम स्वस्थ रहे, और हम 2 महीने से लेकर 2 साल तक की उम्र में बीमारियों से लड़ पाए, वगैरह वगैरह, हमारी हड्डियों में जान आई वगैरह। लेकिन जब किसी भैंस को थन में दूध आता है प्राकृतिक रूप से, वो उसके बच्चे के लिए आता है। यानी वो कैसा बच्चा है? वो है जिसकी बोन्स भारी हैं, जिसके 4 पेट हैं। भैंसों और गायों के पेट में 4 खाने होते हैं, हमारे ऐसे 4 खाने नहीं होते हैं। हमारा पाचन क्रिया अलग प्रकार की है, उनकी अलग प्रकार की है। तो उनका दूध उनके मतलब के लिए ठीक है, उनका दूध उनके फेफड़ों के हिसाब से के लिए अच्छा है, उनका दूध उनके शरीर के लिए बढ़िया है, हमारे शरीर के लिए नहीं बढ़िया है। कल को हम किसी भी और जानवर का दूध पिएं, घोड़े का, चूहे का, किसी भी और जानवर का जो बच्चे देता है, कुत्ते का, किसी का भी और दूध पिए, तो हमारे शरीर के साथ वो गड़बड़ कॉज करेगा, क्योंकि वो हम उसके बच्चे जैसे नहीं हैं, हम इंसान के बच्चे हैं। इसलिए जो प्राकृतिक रूप से हमारी माँओं को मिला वो हमारे लिए काफ़ी था, और जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी तो हमारी माँओं को दूध नहीं था। अब हम शाकाहारी, सब्जी, फल, अनाज खाने वाले हो रहे हैं, और वही हमें सेहत भी देता है। मैं खुद जब नॉनवेज खाती थी या जब दूध पीती थी तो मेरे हमेशा सर्दियों में खांसी जुकाम हो ही जाता था, या साल में 4-5 बार बीमार पड़ ही जाती थी। मुझे नहीं याद कि जब से मैं वीगन बनी हूँ मैं कभी भी बीमार पड़ी हूँ। इनफैक्ट मुझे कोविड भी हुआ तो कुछ सिम्टम्स नहीं आए, बिकॉज मेरी शरीर में वो ताकत थी लड़ लेने की। मैम, आपसे कुछ सवाल हैं जो कि हर इंसान को जानने चाहिए जो जानवरों से प्यार करता है। मैम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास ये आते हैं कि अगर कोई इंसान किसी जानवर को मारता है तो उसके लिए हम किस लीगल प्रोसेस से कदम उठा सकते हैं? ओके, सबसे पहले अगर कोई भी जानवर है, भले ही वो गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई सांप हो, किसी भी जानवर को मारना हमारे देश में अपराध है। हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। ये 1960 में बना था, और इसमें सारे जानवर प्रोटेक्टेड हैं, सारे। तो किसी भी जानवर को मारना, लात मारना, ज़्यादा बोझ लादना उसके ऊपर, किसी को चोट पहुंचाना, सब अपराध है। और इसके लिए, और अभी जो हमारे मोदी जी ने एक नया भी एक्ट बनाया है, भारतीय न्याय संहिता जिसको बोलते हैं, उसमें भी सेक्शन 325 के अंदर अपराध है किसी भी जानवर को मारना। तो उसके लिए हमें एक कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी, जो हम जो भी उस एरिया का पुलिस स्टेशन होगा उसमें जाके देंगे, और उसके बाद उसकी रिसीविंग को रखेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। मैम, जैसे किसी ने जानवर को मारा तो हम उसकी शिकायत लेके जाते हैं तो पुलिस वाले हमारी बात को सुनते ही नहीं है। सही बात है, मैं भी जब छोटी थी तो ऐसा ही होता था कि पुलिस थाने जाऊं और कोई मुझे सीरियसली ना ले, या कोई मेरे मुद्दे को सीरियसली ना ले। लेकिन बार बार, एक तो मैंने 2 चीज़ें सीखी, 2 चीज़ों से मुझे आराम मिला। पहले तो मैंने एक अपने शहर में एक जानवरों की एक संस्था थी, वो ज्वाइन कर ली, जिससे कि मेरे जैसे और लोगों के साथ मैं जुड़ सकूं, तो उससे हमारी ताकत डबल हो जाती है। बिल्कुल। तो एक कोई भी संस्था जो भी आपके शहर में जानवरों के लिए अच्छा काम कर रही है, उससे जुड़ के रखो, अपना नेटवर्क बना के रखो, जिससे कि आप जैसे दूसरे लोगों के साथ आपका समन्वय रहे, और जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े वो आपके साथ हो, जहाँ उनको ज़रूरत पड़े आप उनके साथ हो। और दूसरा ये कि जानकारी होना कानून की और उसको कलेक्ट करना
बहुत आवश्यक है और बढ़िया है, और उससे हमें वो ताकत मिलती है कि अगर पुलिस वाला हमसे कहता है कि ये कोई कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से, तो हम उसको वो सेक्शन पढ़ा सकते हैं, सेक्शन 34 प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट का, कि देखिए यहाँ लिखा है कि आपकी जिम्मेदारी है तो करना पड़ेगा आपको। दृढ़ होकर अपना काम करवाना आसान हो जाता है जब हमारे अंदर वो पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एक और जरूरी क्वेश्चन है मैम, क्या एनिमल्स की राइट्स की शिक्षा को स्कूल के कोर्सेज में जोड़ने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी तो मैं स्कूल के कोर्स देखती हूँ और मुझे दहशत हो जाती है कि उसमें लिखा होता है गाय हमें दूध देती है। गाय हमें दूध देती नहीं है, गाय से हम दूध छीनते हैं और फिर उसको मार देते हैं। या मुर्गी हमें अंडा देती है, नहीं, मुर्गी को हम इतने छोटे छोटे पिंजरों में बंद करके रखते हैं और उससे ज़बरदस्ती अंडे लेते हैं। या कोर्स में लिखा होता है कि भेड़ हमें ऊन देता है। ऊन हमें देता नहीं है, हम खरोच खरोच के उसके शरीर पे से ले लेते हैं और उसको ठंड में मरने के लिए छोड़ देते हैं और उसकी बॉडी पे जगह जगह कट्स आ जाते हैं, वो कभी कभी इन्फेक्शन से मर जाती है क्योंकि हम उसका ऊन छीन लेते हैं। तो ये जो शिक्षा दी जाती है कई तरह से गलत भी है और अच्छी बातें सिखाने से चूक जाती है। गलत बातें सिखाने में बहुत आगे है, तो कई स्कूल करिकुलम को थोड़ा रिफाइन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जानवरों के प्रति सही इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये सही इंफॉर्मेशन तब मिल पाएगी जब बच्चों में से भी आवाज़ आएगी कि हमें ये जानना है और हमें इसके बारे में बताया जाए। हम खुद तो कोशिश कर ही रहे हैं कि करेक्ट इंफॉर्मेशन बच्चों को मिले। मैम, इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? फिलहाल हम जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको पत्र लिख सकते हैं। फिर हम तो लिख ही रहे हैं, उनसे मुलाकात भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री की ओर से ये पहल हो कि वो करिकुलम्स में बदलाव लाएं। मैम, जानवरों के साथ क्रूरता करने पर अधिक से अधिक कितनी सजा होती है? मैम, जैसे एक केस आया था कि कबूतरों को रेस करा रहे थे, जैसे कबूतरों की रेस कराई तो वो एक कबूतर हार गया, तो उसको उन्होंने ऐसे हाथ में पकड़ा और ऐसे दीवार में करके उन्होंने उसको मार दिया। जानवरों को मारने पर भारतीय न्याय संहिता के अंदर 5 साल की कैद हो सकती है, और ये केस तो बहुत ही दिल तोड़ने वाला है। ये इट्स रियली बैड कि किसी पक्षी को, अब ये तो जो कंपटीशन की भावना वो इंसानों के अंदर है ना, पक्षी को क्या है कि कोई जीता कोई हारा, कोई रेस हो रही है या ये हो रहा है, हम उनके साथ खेल रहे हैं, एक तो उनके साथ ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उसके बाद उनको मार रहे हैं। ये अकेला केस नहीं है, वैसे महाराष्ट्र में हम देखते हैं बैलों के साथ ऐसा ही करते हैं, पंजाब में भी 1-2 जगह बैलों को भगाते हैं और उसके बाद जो बैल हार जाता है उसकी पिटाई होती है। मैम, ऐसे ही हमारे उधर मेले में जो मेल बफेलो होते हैं उनको रेस कराते हैं, उनको एक नुकीली धारदार चीज से मार मार के उनको भगाया जाता है। हम उनकी शिकायत भी करते हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता है। करेक्ट, इसीलिए जब ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं तो सिर्फ थाने में बात करने से बात नहीं बनती है। ज़रूरी होता है कि हम ऊपर के अधिकारियों से बात करें, हम डीएम से जाके बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, या हम उससे भी ऊपर बात करें, जैसे हम जो सेक्रेटरी हैं विभाग के उनसे बात करें और पहले से प्रिपेयर करें। क्योंकि चीज़ें जब कोई बहुत बड़ा मेला लगता है, जैसे गढ़ी माई का आपने नाम लिया था, वहाँ पे 10 लाख लोग आते हैं, तो अगर मैं वहाँ 10 लाख लोगों के बीच में जाके थाने में जाके बोलूँ कि इनको बंद करा दो, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी था कि हमने कम से कम 8-10 महीने पहले से उसका प्रिपरेशन शुरू किया। हम पहले से कोर्ट गए, ऑर्डर्स लिए, उसके बाद हम पहले से जो है वो सब अधिकारियों को ऊपर से नीचे तक, जैसे सबसे पहले हम मंत्री के पास गए जो उस विभाग को देखते हैं, उसके नीचे फिर हम सेक्रेटरीज के पास गए जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनसे हमने ऑर्डर्स लिए, उसके बाद हम ज़िले के लेवल के ऑफिसर्स के पास आए, तब कुछ होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन हर केस में जब हम देखते हैं कि कोई सिंगल केस है, एक जानवर को कोई चोट पहुंचा रहा है, तुरंत थाने में रिटन कंप्लेंट देना चाहिए। अगर वो ना सुने तो उस थाने का जो सुपीरियर हो, जैसे डीसीपी एसीपी हो कोई, तो उसके पास जाकर, या एसएसपी हो या एसपी हो उस ज़िले के, उनके पास जाकर हम कंप्लेंट करके बताएं। और अगर 2-3 लोग जाकर कंप्लेंट करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई सुनता है। बहुत अच्छे और तरीके ये हैं कि हम उस स्टेट की पुलिस को टैग करके ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालें, उससे ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ करना है। इसी तरह हर स्टेट में एक सीएम पोर्टल होता है
ग्रीवेंस पोर्टल, उस पर डालें कि ये थाना हमारी बात नहीं सुन रहा। जिस दिन आप ऐसा करने लगोगे ना हर केस के साथ, उस दिन थाने को लगेगा कि आप चुप बैठने वाले नहीं हो, तो आपकी कंप्लेंट को वो चुपचाप दर्ज करेंगे और आपको और आपके मुद्दे को सीरियसली लेंगे। अगर लोग ऐसे ही जाके हताश होके वापस आ जाते हैं और कुछ नहीं करते, तो वो हताशा उनके लिए एक आदत बन जाती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल्स राइट्स के लिए कौन कौन से नए कानून अभी भारत में लागू हुए हैं जो सबको जानने बहुत जरूरी हैं? सबको ये जानना चाहिए कि 2018 में पेट शॉप रूल्स बनाए केंद्र सरकार ने। पेट शॉप रूल्स के अंतर्गत कोई भी दुकान जहाँ पे पक्षियों को, कुत्ता बिल्ली को बेचा जाता है पालने के लिए, उन सबको स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर होना है। अगर वो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं और उनकी दुकान में वो रजिस्ट्रेशन टंगा हुआ है, जैसे ये टंगी है तस्वीर, अगर वो टंगा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं टंगा है तो उस पेट शॉप की कंप्लेंट करनी चाहिए। ये पेट शॉप फिजिकल दुकान भी हो सकती है और ये ऑनलाइन भी हो सकता है। ये मैंडेटरी है। ये पेट शॉप रूल्स जो हैं 2018 के ऑनलाइन मौजूद हैं, वरना AWBI के वेबसाइट पर जाके भी मिल सकते हैं, आप गूगल भी करें तभी भी मिल जाएंगे। और इसको सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत डिटेल में बताया गया है कि जो ये पालतू पशु हैं जिनको बेचा जाता है, उनको दुकान में रखने के लिए क्या क्या नियम कानून है। और ये अगर हम समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और ये बात अब गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई है कि पशु कोई खरीदने बेचने जैसी चीज नहीं है। अगर कोई हमें बेचे कोई हमें और खरीदे, मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। वो भी तो जीव हैं, उनकी भी तो उनको हम ट्रेड में कैसे ला सकते हैं कि उनके हम बच्चे पैदा कराएं, फिर उनके बच्चों को छीन के किसी और को बेच दें। ये तो वो हो गया जैसे पुराने जमाने में स्लेव्स के साथ होता था, कि उनकी कोई अहमियत ही नहीं है, हम उनको जहां बेच दें, उनसे जो काम कराएं, जिस घर में रखें, वो हमारी मर्जी। तो इसको रेगुलेट किया है गवर्नमेंट ने। इसी तरह डॉग ब्रीडिंग को रेगुलेट किया 2017 में। डॉग ब्रीडिंग रूल्स जो हैं उसमें बताया गया है कि जिन कुत्तों के बच्चे पैदा कराए जाते हैं बेचने के लिए, उनको किस किस प्रकार की सहूलियत देनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा कुत्ते सड़कों पर रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें किसी को भी कुत्ता पालना है तो हमें किसी ऐसे कुत्ते को घर देना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए जिसको पास घर नहीं है। मैम एक और जरूरी क्वेश्चन है मैम, जैसे सोसाइटीज और लोकेलिटीज से डॉग्स को भगा दिया जाता है, कुछ लोग पानी डालकर या डंडे मारकर भगा देते हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? किसी भी कुत्ते को उसका जो स्थान है, ऐसा होता है कि कुत्ते होते हैं टेरिटोरियल, वो उसी स्थान को अपना घर समझते हैं जहां वो रहते हैं, उसी के थोड़े कुछ मीटर के दायरे को वो अपनी टेरिटरी समझते हैं। उनको वहां से हटा दिया जाए तो वो बहुत घबराहट में आ जाते हैं और फिर काटना बटना शुरू कर देते हैं। तो कुत्ते ना काटें, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी टेरिटरी में ही रहें। इसी बात को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने 2023 में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बनाए। उसमें ये लिखा है कि किसी भी कुत्ते को उसकी टेरिटरी से तभी उठाया जा सकता है जब उसकी नसबंदी करनी हो, और उसको वापस वहीं पे छोड़ना ज़रूरी होगा नसबंदी के बाद। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं कुत्ते को हटाओ, कुत्ते को हटाओ। ये वो लोग हैं जो बेसिकली अपनी ज़िंदगी से ही दुखी हैं। उनको कुत्ते से प्रॉब्लम है, उन्हें चिड़िया से प्रॉब्लम है, उन्हें पड़ोसी से प्रॉब्लम है, उन्हें अपने माँ बाप से भी प्रॉब्लम है, उनको सबसे प्रॉब्लम है क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी से प्रॉब्लम है। मगर ऐसे लोग इलीगल काम नहीं कर सकते। कुत्तों को हटाना बेसिकली इलीगल है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अंतर्गत, और वो एक न्यूसेंस कॉज करेगा क्योंकि जहाँ पे भी हम कहीं उनको छोड़ेंगे वो बेचारे या तो वहाँ मर जाएंगे भूख से, या उनको खाना नहीं मिलेगा, या वो किसी को काटेंगे क्योंकि वो घबराहट की वजह से नई जगह पर आकर वो कॉन्फ्लिक्ट केसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप कभी भी देखो कि कुत्ते को हटाया जा रहा है या कुछ, तो उसकी कंप्लेंट इमीडिएटली करनी चाहिए। मैम जैसे हम डॉग्स को स्टरलाइज कराने के लिए ले जाते हैं तो लोग बोलते हैं ऐसा क्यों करा रहे हो, एक दिन तुम्हारे साथ भी होगा ऐसे ही। मैम इसके लिए उनको हम कैसे समझाएं? स्टेरिलाइजेशन कुत्तों के लिए बहुत अच्छा होता है, कुत्तों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। भले ही वो सड़क का कुत्ता हो या घर का कुत्ता हो या बिल्ली भी हो, स्टेरिलाइज कराकर ही पशुओं को रखना चाहिए जब हम अपने पेट्स को रखते हैं। 6-7 महीने की एज के बाद ऐसा होता है कि पशुओं में, कुत्ते बिल्लियों में हार्मोन विकसित होने लगते हैं, प्राकृतिक हार्मोन, जिससे कि वो
थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़ा सा उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है वगैरह वगैरह, और वो प्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये ना हो और वो घर में शांति से रहें या सड़क पर शांति से रहें, इसके लिए उनके बिहेवियर में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए ज़रूरी है कि उनको स्टेरलाइज कराया जाए। तो आपस में लड़ाई नहीं करते, फिर एक किसी को काटते नहीं हैं, शांत रहते हैं, और उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फीमेल डॉग्स में देखते हैं कि पायोमेट्रा जैसी बीमारियां आ जाती हैं अगर वो स्टेरलाइज ना हो तो, या तमाम तरह से वो परेशान रहती हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ता, वो पतली हो जाती हैं। अगर एक बार वो स्टेरलाइज हो जाएं तो उनके लिए, उनके मानसिक और शारीरिक बेहतरी के लिए वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मीट इंडस्ट्री में जानवरों को बहुत बुरी तरह से रखा जाता है, उनके साथ ऐसे होने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि ट्रक्स में मुर्गियां भरी गर्मी में जा रही होती है, आधी तो उनमें ही गर्मी से मर जाती हैं, और मीट शॉप्स के बाहर मुर्गियों को पिंजरे में पानी डाल डाल कर भिगोया जाता है। ये सब देखकर बहुत दुख होता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक काम जो हम सब कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है, वो है कि कम से कम हम उनको खाएं ना, और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें कि वो भी मीट को ना खाएं। मगर मीट अकेला काफ़ी नहीं है, क्योंकि मीट बहुत जुड़ा हुआ है डेयरी इंडस्ट्री के साथ। क्योंकि जिस गाय या भैंस को दूध निकालने के लिए रखा जाएगा, वो एक ना एक दिन तो मीट के लिए कटेगी 100%। क्योंकि ऐसा कोई आश्रम नहीं बना हुआ है जहाँ पे सब जाके बुढ़ापे में रह रही हैं गायें। हमारे देश में बूढ़ी गायें हैं ही नहीं, ना ही कोई बूढ़ी भैंस है, क्योंकि हमने सबको मार दिया। बूढ़ी गाय और भैंसों को कोई रखता ही नहीं है, वो उनके लिए लाइबिलिटी बन जाती है, तो उनको बुढ़ापे से पहले ही कम पैसों में बेच देते हैं। वही, अब सोचो अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसे करें कि हमने तो बहुत अच्छे से रखा, 10 साल का हमारा बच्चा हो गया तो हमने उसको किसी और को बेच दिया, और अब वो कहाँ पे, वो कहीं सड़क पे भीख मांग रहा है या मर रहा है, तो हम क्या करें? ये तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बात है। मगर हाँ, ये बात सच है कि ज़्यादातर लोग जो खुद नहीं काटते हैं, डेयरी वाला खुद नहीं चाकू चलाएगा भैंस के ऊपर, वो बस मन में रख लेगा कि हमने तो किसी को दे दिया, अब वो क्या कर रहा है हमें क्या पता। सो इट्स रियली सैड कि डेयरी का जो एक कनेक्शन है मीट के साथ, वो अधिकतर लोग नहीं समझते। वो सोचते हैं कि दूध तो हम भगवान के ऊपर भी चढ़ा देते हैं, ये नहीं सोचते कि वो उसका दूध है जिसकी मौत बेसिकली आपकी वजह से हो रही है। मैम, एनिमल्स की राइट है कि वो उस इलाके में अच्छे से रह सकें, उस गली को अपना घर समझे, ऐसा भी कुछ राइट है? ऐसा राइट है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ना झगड़ा करने लगते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, जो आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि पानी डाल के भगा दिया, डंडा मार के भगा दिया, ये लोग ना सोचते नहीं हैं। ये दुखी टाइप के लोग होते हैं, अपनी ज़िंदगी से दुखी है, तभी वो जानवरों को, जो अपनी ज़िंदगी में खुश है ना, जो अपने आप को प्यार करता है, वो जानवरों को भी प्यार करे। और ऐसे ही लोग हैं जो अपने घर में अपने परिवार से भी लड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जाके बाहर जानवरों से भी लड़ते हैं। और ऐसे लोग खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि वो ही वायलेंस फैलाते हैं सोसाइटी में। बट एनीवे, अगर हम में समझदारी है और हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो पहला कदम हमेशा समझाने का होना चाहिए, प्यार से समझाने का होना चाहिए। अगर हम जाके उनसे वापस झगड़ा करने लगेंगे, क्यों किया तुमने ऐसा, चलो हम तुम्हें थाने लेके चलते हैं, ये पहला कदम नहीं होना चाहिए। पहला कदम हमेशा प्यार से समझाने का होना चाहिए कि बेचारा क्या है, उसको, उसके पास ना घर है ना खाना, अगर उसको हमने थोड़ी जगह दे दी तो क्या बुरा है। कानून में भी प्रावधान है, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 है, उसका रूल 20 में लिखा है कि किसी भी जानवर को, सड़क के कुत्ते को खाना खिलाने के लिए एक जगह निर्धारित की जा सकती है। वो उस जगह पे ही उसको खाना देना एक हैबिट बनाया जा सकता है। और वो अगर जगह ऐसी कोई निर्धारित नहीं है आपके एरिया में, तो आप जो सीवीओ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है रूल 20 के अंतर्गत, उस कमेटी को आग्रह कर सकते हो कि चीफ वेटनरी ऑफिसर को आग्रह कर सकते हो, पशुपालन विभाग के एक अधिकारी होते हैं, कि वो फीडिंग पॉइंट एलोकेट कर, उसके लिए प्रावधान है। और जो मना कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं या कुत्तों को मार रहे हैं, उनके साथ 2 स्टेप स्ट्रैटेजी। फर्स्ट स्टेप समझाना, प्यार से समझाना, और मैंने बहुत सारे लोगों को प्यार से समझा के उनको अपनी बात मनवा ली है, और उन्होंने फिर ना सिर्फ तो कुत्तों को मारना बंद किया, बल्कि खुद भी खिलाना शुरू कर दिया।
और दूसरा कि अगर कोई बिल्कुल ही ना माने और उसकी वजह से किसी जानवर को चोट लग रही हो, तब तो कंप्लेंट हमें थाने में दे देनी चाहिए। मैम, भारत में कौन से जानवर हैं जिनका इंसान सबसे ज्यादा शोषण करता है? 4 प्रकार के जानवर हैं जिन पर मैंने काम करने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 4 प्रजातियां बहुत बुरी तरह से खतरे में हैं और बहुत बड़े संख्या में इनके साथ बुरा हो रहा है। जो खत्म हो गए वो तो खत्म हो गए, है ना, उनकी वजह से दिक्कत आएगी तो हमें आएगी, उनके ना होने की कमी हमें खलेगी। लेकिन जिनको हम बढ़ा रहे हैं, जिनको हम करोड़ों अरबों की तादाद में बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें उनको खाना है, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खतरे में है। ये 4 प्रजातियों में एक तो आ गई कैटल यानी गाय भैंस, दूसरे आ गई मुर्गियां यानी अंडे देने वाली और जिनको हम मांस के लिए खाते हैं वो, तीसरे हो गए पिग्स जो मतलब लाखों पिग्स तो पिछले साल सिर्फ बीमारी से ही मर गए थे। अभी भी लाखों पिग्स हैं जिनको हम छोटे छोटे पिंजरों में करके बंद करते हैं। और चौथा है फिश, जिनकी गिनती तो हम नंबर्स में भी नहीं करते हैं विशु, इनकी गिनती तो हम टनेज में करते हैं, वजन के हिसाब से गिनती करते हैं। हम एक मछली को, जो बेसिकली एक अक्लमंद क्रीचर है, जो सोच सकती है, जो तैरती है, जिसको भगवान ने इतना सुंदर बनाया, जिसको हम इतनी गंदी तरह रखते हैं। आपको पता है मछलियां कैसे पाली जाती हैं हमारे देश में? एक पॉन्ड बनाते हैं, गांव में या कहीं पे भी एक पॉन्ड बना लेंगे, अब उसमें मछलियां डाल दी। मछलियों को तो खाना देना पड़ेगा कि वरना बढ़ेंगी कैसे, हवा खा के तो नहीं बढ़ेंगी। हमारे गांव में पहले होता था मैम ये सब। तो मछलियों को खाना देने के लिए क्या करते हैं मालूम है? जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं ना, जहाँ पे हम अपना गंदा बहाते हैं, वो टॉयलेट्स का जो पाइप है वो लाके उन पॉन्ड्स में छोड़ देते हैं, जिससे कि जो हमारा गंदा है, हमारी पॉटी है, हमारा सब कुछ है, वो मछलियों के पास जाए, वो खाती हैं। उसके बाद उनसे बहुत सारा एंटीबायोटिक डाल देते हैं जिससे वो मरे ना, और वो उतना ही खा के और वो मार्केट में आ जाती है बिकने के लिए। मैम, ऐसे ही मैं भी कुछ साल पहले तक देखता था, गांव का सारा गंदा पानी जिस तालाब में जाता था वहां पर लोग मछलियों का पालन करते हैं, इसको खाते हैं। सोचिए, और लोग सोचते हैं कि मछली खाने से सेहत बहुत बढ़िया रहती है और मछली खाने से ताकत आती है, लेकिन मछली क्या है? वो बेसिकली हमारा गंदा, हमने उसको खिलाया है और एंटीबायोटिक उसमें इतना डाल दिया है कि वो एंटीबायोटिक उस मांस से हमारे शरीर में आ गया और हमारा शरीर में जो कीटाणु हैं वो उसके आदी हो गए उस एंटीबायोटिक के। फिर जब हम एक्चुअली बीमार पड़ेंगे और जब डॉक्टर हमें लिख के देगा कि ये एंटीबायोटिक खा लो, तो वो एंटीबायोटिक तो हमारे शरीर पे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उस एंटीबायोटिक के तो हमारे कीटाणु आदी हो चुके हैं। आपने मुझे मौका दिया अपने साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू मुझसे बातचीत करने के। एक सैंक्चुरी है जिसका नाम है हैप्पी होम सैंक्चुरी देहरादून में, तो वहाँ पे 70 से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं जो कहीं ना कहीं रेस्क्यूज हैं, कहीं ना कहीं से आई हुई। तो बहुत अच्छा होगा अगर केदारनाथ लोग पैदल जाने शुरू कर दें, तो ये घोड़े नहीं आएंगे मेरे पास। इसी तरह गायों का है, लोग दूध पीना छोड़ दें, लॉन्ग टर्म उपाय तो ये है कि गौशाला में कोई गाय होगी नहीं। थैंक यू हमारा ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ बेजुबानों का भी ख्याल रखिए। आप लोग गौरी मोल्की जी को उनके इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि हम भविष्य में जानवरों के लिए, इंसानियत के लिए अच्छे से लड़ाई लड़ सकें। थैंक यू।